Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with information system banker recalled questions कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो मैंने क्या किया है कि जहाँ से भी मान लीजिए क्वेश्चन आया था तो उस टॉपिक को जो है यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, देखिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर का जब आप सिलेबस देखेंगे ना तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर मतलब एक ऐसा सर्टिफिकेशन एग्जाम है जहाँ पर हर सब्जेक्ट का, कंप्यूटर का मतलब ना जो भी है मतलब ना वो हर सब्जेक्ट का इसमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो नेटवर्किंग से भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर से भी है, उसके बाद SDLC भी है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर भी है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद क्या है कि और बहुत सारा जो इसमें टॉपिक्स है या आपके चैप्टर्स हैं वो ऑडिट कंप्लाइंस से रिलेटेड है। ठीक है, चाहे वो IAS ऑडिट हो, ठीक है, उसके बाद जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी रिलेटेड है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे BCP है, डिजास्टर रिकवरी है, प्लानिंग है, तो सब कुछ ही है इसमें। और ऊपर से क्या है कि इसमें 60 नंबर जो है वो आपको लाने होते हैं, 60 स्कोर करना होता है कि इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर में तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, आप लोगों का जब मैसेज आता है ना तो आप में से कई लोग पूछते हैं कि सर बहुत डिफ़िकल्ट है या 60 मार्क्स लाने हैं ये वो, तो मैं बस एक ही बात बोलता हूँ कि यदि मान लीजिए किसी का भी IT का बैकग्राउंड है, थोड़ा सा भी यदि उनको नॉलेज है, यदि बैकग्राउंड नहीं भी है, ठीक है, तो बहुत ईजी है पास करना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टॉपिक बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछा जाता है, वो आसान ही पूछा जाता है। यदि किसी ने एक बार भी मान लीजिए बुक को पढ़ रखा है, जो भी IBF का रिकमेंडेड बुक है, तो आराम से आप पास कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि यदि आप IBF सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है वो क्या क्या मिलता है कि जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो फुल लेक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेक्चर वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपको MCQ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज भी और मिक्स्ड भी। ठीक है, और ये MCQ जो है वो आप कितना बार भी जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एक सब्जेक्ट में अराउंड हम लोग 2500 MCQ जो है वो कवर करते हैं। ठीक है ना, वो बिल्कुल चैप्टर वाइज होता है, और उसके बाद फिर आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो जो भी क्वेश्चन शेयर करते हैं तो उससे उस क्वेश्चन पे भी हम लोग जो है वो वीडियो बना के डालते रहते हैं। उसके बाद लेक्चर PDF भी आपको मिलेगा, बट PDF आप अपने लोकल स्टोरेज में डाउनलोड नहीं कर पाओगे, ये आप सिर्फ विद इन ऐप ही कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो WhatsApp नंबर है। ठीक है, और ये कॉलिंग नंबर भी है। ठीक है, तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन, कोई रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पे हमें मैसेज डाल सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, जो आपको वीडियो के इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोड सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वॉर्म। तो ये सब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ। कभी कभी ना क्वेश्चन में आ जाता है वायरस और वॉर्म के बारे में। देखिए वायरस में क्या है कि वायरस को ना यूज़र इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है, स्प्रेड होने के लिए। ठीक है, और वॉर्म को ना नहीं चाहिए यूज़र इंटरेक्शन। एक ये याद रखिए, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आता है क्वेश्चन इसमें से एक, ठीक है, कि इसको जो है वो चाहिए और इसको जो है वो यूजर इंटरेक्शन नहीं चाहिए। तो वायरस को चाहिए और वॉर्म को नहीं चाहिए। ठीक है, एक ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि प्रोपेगेशन मेथड। तो ये क्या करता है, आपका वायरस क्या करता है, तो इट अटैच इटसेल्फ टू लेजिटिमेट फाइल एंड प्रोग्राम एंड रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द इन्फेक्टेड होस्ट फाइल। ठीक है, अटैच इटसेल्फ टू लेजिटिमेट फाइल एंड प्रोग्राम, और अटैच तो कर लिया, साथ ही साथ क्या है कि इसको आगे बढ़ने के लिए, प्रोपेगेशन के लिए जो इन्फेक्टेड फाइल है उसका एग्जीक्यूशन जो है वो मस्ट है। जब तक आप क्लिक नहीं करोगे
वो स्प्रेड नहीं होगा। यूजर इंटरेक्शन किसी भी फॉर्म में तो चाहिए, तो जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अच्छा वॉर्म के बारे में देखिए कि ये क्या करता है, ये फाइल में अटैच नहीं हो करके ये सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो वल्नरेबिलिटी है उसको ये एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, यूजर इंटरेक्शन तो ये तो पहले ही पता चल गया कि वायरस में यूजर इंटरेक्शन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली जो है वो कर सकता है। एग्जाम्पल्स में है तो जैसे इसमें आई लव यू वायरस है, क्रिप्टो लॉकर है, माईडूम है, लेकिन माईडूम को वॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, और इधर जो है वॉर्म का एग्जाम्पल बहुत सारा है, स्टक्सनेट है, आपको कॉन्फ़िगर है, स्लैमर है, और भी बहुत सारे हैं। नोटेबल कैरेक्टर जो है वो क्या है वायरस के लिए कि ऑफन मॉडिफाइज और हाइड्स विद इन लेजिटिमेट होस्ट फाइल, मेकिंग डिटेक्शन एंड रिमूवल मोर चैलेंजिंग विदाउट स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। और ये वॉर्म क्या करता है तो नॉन फॉर रैपिड प्रोपैगेशन एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इवन विद द लिटिल टू नो डायरेक्ट डैमेज टू होस्ट फाइल। जैसे वायरस के बारे में कि ये लेजिटिमेट फाइल से जो है वो अपने आप को क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है लेजिटिमेट फाइल्स में, और ये जो है वो फिर डैमेज करता है उस फाइल को। और यहाँ पर ये क्या होता है कि जो नेटवर्क रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्पैक्ट करता है वॉर्म। वॉर्म में क्या यूजर इंटरेक्शन नहीं चाहिए, इसमें जो है यूजर इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, बस यही है इसमें, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट देखिए इसमें ना OSI मॉडल जो है, OSI मॉडल ऐसे तो बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। जहाँ से क्वेश्चन आता है उसको देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन कहाँ से आता है देखिए, सबसे पहले OSI मॉडल क्या है तो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है कि आपका जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है। ठीक है, OSI मॉडल क्या है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि नेटवर्क फंक्शन कैसे करता है। और इसमें जो है इसको 7 लेयर्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और वो 7 लेयर क्या क्या है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब हम लोग ना इसमें 3-4 चीज़ पढ़ेंगे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कि डिफरेंट जो लेयर्स है ना, इस लेयर पे जो डेटा ट्रैवल करता है तो उस डेटा का ना, डेटा यूनिट का नाम जो है वो अलग अलग होता है। उस डेटा यूनिट का नाम जो है वो अलग अलग होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आइए फिजिकल लेयर देखते हैं। तो फिजिकल लेयर का कोर फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि ट्रांसमिट्स रॉ बिट स्ट्रीम्स ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो रॉ बिट को फिजिकल मीडियम पे ट्रांसफर करता है। यहाँ पे डिवाइस क्या क्या यूज होता है, हब हो गया, रिपीटर और NIC, ये 3 यहाँ पे यूज होते हैं। एक और चीज़, फिजिकल लेयर में जो डेटा मान लीजिए ट्रैवल करता है, ट्रांसमिशन होता है, उस डेटा यूनिट को क्या बोलते हैं, तो उस डेटा यूनिट को हम लोग बोलते हैं क्या, तो बिट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये पूछता है। ठीक है ना, बिट बोलते हैं। अब आइए डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में जो डेटा यूनिट होता है, जो डेटा होता है ना डिफरेंट लेयर पे, उसको अलग अलग नामों से जो है वो हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, आइए तो कोर फंक्शन इसका क्या है कि ये नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर करने और एरर डिटेक्शन में जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, डेटा लिंक। ठीक है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का 2 सब लेयर होता है। पहला होता है मैक, दूसरा होता है LLC। मैक क्या बोलता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो जैसे बाय नेम ऑल्सो, ठीक है, कि इसका मेन काम क्या है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हाउ डिवाइसेज इन अ नेटवर्क गेन एक्सेस टू अ मीडियम एंड परमिशन टू ट्रांसमिट डेटा। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का क्या काम है कि जो डिवाइसेज है नेटवर्क में, ठीक है, उसको जो है वो नेटवर्क कब मिलेगा, ठीक है, डेटा ट्रांसमिट करने का परमिशन जो है वो कब और कैसे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। लॉजिकल लिंक कंट्रोल क्या बोलता है कि इट मैनेजेज फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन, फ्लो कंट्रोल एंड एरर चेकिंग। लॉजिकल लिंक कंट्रोल का क्या काम होता है कि ये फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन को चेक करता है,
फ्लो कंट्रोल को और एरर चेकिंग को। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फिजिकल लेयर में हमने क्या देखा, फिजिकल लेयर में डेटा यूनिट को बिट बोलते हैं, कोर फंक्शन है कि रॉ बिट को ट्रांसफर करना फिजिकल मीडियम में। नेटवर्किंग डिवाइस क्या था, हब, रिपीटर और एनआईसी। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, तो नोड टू नोड डेटा ट्रांसफर करता है। और यहाँ पर डेटा यूनिट को क्या बोलते हैं, फ्रेम्स बोलते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि डेटा यूनिट को जो है वो क्या बोलते हैं उस लेयर पे, तो इसको फ्रेम्स बोलते हैं। दो सब लेयर है, एक हो गया मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, एक है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर में है कि मीडिया का एक्सेसिबिलिटी, ठीक है, उसका कंट्रोलिंग कैसे होगा, जो डिवाइसेज है वो कब जो है वो डेटा सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा। लॉजिकल लिंक लेयर में होता है फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन को मैनेज करना, फ्लो कंट्रोल, एरर चेकिंग को मैनेज करना, ठीक है। अब डेटा लिंक लेयर में जो प्रोटोकॉल है, जो स्टैंडर्ड्स यूज होता है वो क्या क्या होता है, तो ईथरनेट हो गया, वाईफाई हो गया, वाईफाई IEEE 802.11, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया। नेटवर्किंग डिवाइस क्या हो गए, ब्रिज, स्विच एंड एनआईसी, ये सब जो है यहाँ पर नेटवर्किंग डिवाइस एज ए यूज होता है। नेटवर्किंग लेयर देखते हैं। नेटवर्किंग लेयर क्या होता है कि इसका काम होता है मेन राउटिंग, पैकेट फॉरवर्डिंग, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या क्या होता है, IP, IPsec, ICMP, IGMP, ये चार प्रोटोकॉल जो है वो यूज होता है मेनली। IP सिक्योर्ड, ठीक है, IP मतलब IP सिक्योर्ड, और ICMP और एक IGMP। नेटवर्किंग डिवाइस मेनली है राउटर और लेयर 3 स्विचेज। तो कभी कभी ना इसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि क्या बोलते हैं। एक बात और जो मैं यहाँ पे नहीं बताया, नेटवर्क लेयर पे जो डेटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैकेट, ठीक है, ये याद रहेगा। आइए अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है क्या कि इंश्योर रिलायबल एरर चेक डेटा ट्रांसफर। एक चीज और याद रखिए, नेटवर्क लेयर को ना हम लोग होस्ट टू होस्ट ट्रांसफर भी बोलते हैं। ये होस्ट टू होस्ट जो है वो डेटा को भेजता है। होस्ट टू होस्ट का क्या मतलब है, एक नेटवर्क है, इस सिस्टम से इस सिस्टम पे डेटा को ट्रांसफर करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम है कि इस सिस्टम से सिस्टम पे तो आ गया, अब इस सिस्टम के किस पोर्ट पे, जो हर पोर्ट पे प्रोसेस मान लीजिए रन करता है, तो जो प्रोसेस जिस पोर्ट पे रन कर रहा होता है तो उस पोर्ट पे पहुंचाएंगे ना डेटा को। होस्ट तक तो आ गया है डेटा, लेकिन उस पोर्ट तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, ठीक है। यहाँ पर जो दो यूज होता है वो होता है TCP, UDP। बहुत फेमस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर में पूछा जाता है, TCP UDP कहाँ यूज होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो है हम लोग डेटा यूनिट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ये भी याद रखना है आपको, एक बार रिवाइज कर लें। देखिए फिजिकल लेयर में क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं फिजिकल लेयर में। डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बोलते हैं, नेटवर्क लेयर में पैकेट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोलते हैं। अभी यहीं तक, ठीक है। सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कनेक्शन वाला है ये प्रोटोकॉल। UDP कनेक्शन लेस होता है। और भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे कि UDP फास्ट होता है, TCP स्लो होता है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल TCP में चेक होता है, UDP में नहीं होता है। तो अभी ठीक है, अभी इतना बस याद रखिए कि TCP कनेक्शन ओरिएंटेड है, UDP कनेक्शन लेस है, ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस, मेनली जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में गेटवेज यूज होता है, ठीक है, खत्म। आगे आइए सेशन लेयर। अब हम लोग जो है वो सेशन लेयर में जो है वो क्या बोलते हैं, डेटा यूनिट को, यहाँ पर हम लोग डेटा यूनिट को बोलते हैं डेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेटा। एक चीज और याद रखिए, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, तीनों में हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा ही बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से चलते हैं अगेन। फिजिकल में बिट हो गया, डेटा लिंक में फ्रेम हो गया, नेटवर्क में पैकेट हो गया, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट हो गया, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन में डेटा यूज होता है। अब आइए, मेनली जो सेशन लेयर का काम होता है वो होता है मैनेज सेशन बिटवीन एप्लीकेशंस, सेशन को मैनेज करना। प्रेजेंटेशन में कि ट्रांसलेट डेटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर, किस फॉर्मेट में चाहिए डेटा। एप्लीकेशन जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है, इंड यूजर एप्लीकेशंस जो है, प्रोवाइड नेटवर्क सर्विसेज टू इंड यूजर एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ पे आप सिस्टम से इंटरेक्ट करते हो। तो सेशन लेयर में प्रोटोकॉल क्या है, नेट बायोस, PPTP, SMB, NFS। प्रेजेंटेशन में क्या है, SSL, TLS, GPG, MPG,
देखिए जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन सबसे रिलेटेड है ना, वो सब यूज होता है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, क्योंकि उसको जो होता है वो क्या करता है, डेटा को ट्रांसलेट करना पड़ता है एप्लीकेशन लेयर के हिसाब से, ठीक है। EB CDI TIFF ये सब यूज होता है, डिफरेंट इमेज एंड साउंड फॉर्मेट्स भी ये यूज होता है। यहाँ पर कोई नेटवर्किंग डिवाइस यूज नहीं होता है। एप्लीकेशन लेयर मतलब जहाँ इंड यूजर एप्लीकेशन रन कर रहा है। प्रोटोकॉल हो गया HTTP, FTP, HTTPS, Telnet, SSH, SMTP, POP3, IMAP, SNEP एंड मोर, ये सब प्रोटोकॉल यूज होता है। नेटवर्किंग डिवाइस में गेटवेज हो गया, प्रॉक्सी सर्वर हो गया, तो ये सब जो है वो यूज होता है। तो एक बार देख लीजिए, और हर क्वेश्चन में, हर मतलब एग्जाम में मैं बता रहा हूँ, ISO मॉडल से आप मान के चलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 क्वेश्चंस करीब करीब आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे वो हाफ मार्क्स का हो या 1 मार्क्स का हो, आएगा जरूर, ठीक है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। देखिए हर बैंक में इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट तो होता है ना। ब्रांच लेवल पर भी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जब आप उसका चेकलिस्ट देखेंगे तो उसके चेकलिस्ट में ऐसा नहीं होता कि सिस्टम से रिलेटेड सब कुछ रहता है, सिस्टम से रिलेटेड तो रहता ही रहता है, लेकिन दूसरे कंट्रोल्स भी चेक होते हैं, ठीक है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट, इवन वो आपका ना ये जो आग बुझाने के लिए CO2 होता है, ठीक है, वो पाउडर वाला है या लिक्विड फॉर्म में है, वो भी चेक करेगा, ठीक है। कैमरा आपका कहाँ लगा हुआ है वो भी चेक करेगा, आपका DVR का पोजीशन क्या है वो भी चेक करेगा, ठीक है। आपका कैश वॉल्ट जो है वहाँ पे कैमरा कहाँ रखा हुआ है वो भी चेक करेगा, आप जिस बिल्डिंग में आपका ब्रांच है उसका क्या पोजीशन है वो भी देखेगा, और सिस्टम का तो देखेगा ही देखेगा। सिस्टम है तो UPS है, UPS रन कर रहा है कि नहीं, UPS का क्या कैपेसिटी है, पावर का क्या अरेंजमेंट है, ठीक है। सिस्टम का देखेगा कि एंटीवायरस है कि नहीं है, पोर्ट सारे ब्लॉक है कि नहीं है, ADS है तो ADS को सही से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो सब कुछ चेक करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में क्या होता है कि इज अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर and policies of an organization's IT system. Its goal is to evaluate the system's reliability, data integrity, security and operational efficiency. ठीक है, तो ये सारा कुछ IS ऑडिट में चेक होता है, ठीक है। IS ऑडिट समझ में आ गया कि ये क्या कि थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस IT सिस्टम and its goal is to evaluate systems reliability, डेटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। वो ये भी चेक करेंगे कि आप एक ही सिस्टम पे इंटरनेट तो यूज नहीं कर रहे हो, मतलब कि बैंक का नेटवर्क और बैंक से बाहर कुछ तो एक्सेस नहीं कर रहे हो, वो सब कुछ चेक करते हैं। और फ्रंट एंड मेनली फ्रंट एंड कंट्रोल्स ही चेक करते हैं वो, ठीक है, तो वो ठीक से इम्प्लीमेंटेड है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि IS ऑडिट प्लानिंग जो होता है वो क्या क्या होता है। देखिए इसमें से मैं यहाँ पे टोटल 8 स्टेप लिखा हुआ है, हो सकता है कहीं पे 5 ही स्टेप हो, लेकिन आप ये सारे स्टेप्स देख के जाओ, इसमें से भी IS ऑडिट में से 1-2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो सबसे पहले होता है क्या, प्लानिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, कंट्रोल, इवैल्यूएशन, टेस्टिंग एंड एविडेंस कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, फॉलोअप, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये सब जो है वो इसका पार्ट है। तो प्लानिंग में क्या होता है कि डिफाइन द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, इंश्योरिंग अलाइनमेंट विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड कॉम्प्लाइंस रिक्वायरमेंट। सबसे पहले प्लानिंग में क्या होगा, स्कोप ही ना होगा कि आप जो है वो क्या क्या कवर करना चाहते हैं इस ऑडिट में, क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से कंट्रोल को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट होता है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। सबसे उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए कि कहीं CBS में बैंक लिंक्स चल रहा है, जैसे SBI है, अब PNB में फिनैकल चल रहा है, तो चेक तो करना पड़ेगा ना, एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि एनवायरनमेंट क्या है। अब मान लीजिए 2 अलग अलग एनवायरनमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर क्या जरूरी है, यहाँ पर क्या चाहिए, उसके हिसाब से देखेंगे। तो आपका जो है वो पॉलिसीज को पढ़ेंगे, प्रोसीजर और कंट्रोल को देखेंगे। कंट्रोल इवैल्यूएशन में क्या है, तो आइडेंटिफाई द कंट्रोल इन प्लेस टू मिटिगेट आइडेंटिफाइड रिस्क इंक्लूडिंग फिजिकल, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। जो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा नहीं है कि वो सिस्टम रिलेटेड ही देखेंगे, वो हर टाइप का कंट्रोल को चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या, टेस्टिंग एंड एविडेंस कलेक्शन। तो क्या है कि परफॉर्म डिटेल्ड टेस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन
कॉन्फ़िगरेशन एंड सिस्टम सेटिंग टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। मैं इसका एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि जैसे ना मान लीजिए कि कोई ब्रांच है, तो अब आप उसका सिस्टम रिमोट पे आप आरओ से लेना चाह रहे हैं, तो रिमोट जनरली हम ओपन करके रखते हैं, लेकिन रूल क्या है कि रिमोट हमेशा ओपन नहीं रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट। जब मतलब यदि चाहिए तो वहाँ जो बैठे हैं पहले वो उसको अलाउ करेंगे, देन ओनली यू कैन हैव दैट सिस्टम ओवर रिमोट। ठीक है, सारे पोर्ट्स बंद होने चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कोई सा भी सेटिंग जो है वो ऑन नहीं रहेगा। तो ये सब कुछ चेक करते हैं इसमें। ठीक है, एविडेंस कलेक्शन क्या है कि कलेक्ट एविडेंस सिस्टमेटिकली टू सपोर्ट फाइंडिंग्स। और मान लीजिए कि कोई भी ऑडिट होता है तो आपको आर्टिफैक्ट्स या एविडेंस तो देना पड़ता है ना। अब सिंपल AUA KUA ऑडिट भी होता है, जो भी मान लीजिए जो लाइसेंस होल्डर है आधार ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के लिए या KYC यूजर एजेंसी के लिए कोई बैंक, तो वो तो UIDAI कराता है ना। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऑडिट हो, मतलब मैं स्पेसिफिक नहीं होना चाहता, कोई भी ऑडिट हो, जब आप ऑडिट करवाते हो तो एविडेंस से उसको सपोर्ट तो करना ही पड़ता है ना, आपको आर्टिफैक्ट्स तो देना ही पड़ता है। एनालिसिस, एनालाइज द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, एनोमलीज और एविडेंस ऑफ कंट्रोल वीकनेस। रिपोर्टिंग क्या है कि डॉक्यूमेंट ऑडिट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग आइडेंटिफाइड रिस्क, कंट्रोल वीकनेस एंड नॉन कॉम्प्लायंस इशूज, प्रोवाइड actionable recommendations for addressing identified issue, improving controls, enhancing IT governance। रिपोर्टिंग देखिए, जब आपको IAS ऑडिटर, मैं IAS ऑडिटर चूंकि मैं समझता हूँ सिंपलेस्ट ऑडिट होता है वो, तो IAS ऑडिटर आपको जब रिपोर्ट देता है तो फाइंडिंग्स देता है ना। देखिए उसका तो अपना चेकलिस्ट होता है, चेकलिस्ट में या तो है या नहीं है, या पार्सली कंप्लाइड होगा, या फुली कंप्लाइड होगा, या नो कंप्लाइड होगा। तो जब रिपोर्ट होता है तो रिपोर्ट में पूरा फाइंडिंग्स रहता है। अब आपको उसका फॉलोअप कंप्लाइंस होगा ना, उसके बाद फॉलोअप कंप्लाइंस क्या करना है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग में जनरली वो ऑडिटर जो है वो अपना फाइंडिंग्स शेयर करते हैं बैंक के साथ। उसके बाद फॉलोअप कंप्लाइंस होता है, फॉलोअप होता है ना कि जो ऑडिट फाइंडिंग्स थे, ठीक है, उस पर आपने क्या किया। ठीक है, ऑब्टेन मैनेजमेंट रेस्पॉन्स टू द ऑडिट फाइंडिंग्स एंड देयर कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशंस। रिकमेंड करता है ना हर बार। मान लीजिए कि किसी बार आपका ऑडिटर आया, बोला ये पॉलिसी नहीं है, कस्टमर ग्रीवांस रिड्रेसल पॉलिसी नहीं है, तो भाई लाना पड़ेगा। आपके पास सोशल मीडिया पॉलिसी नहीं है तो आप लाओगे, बोलेगा क्या कि जो रिसेंट साइबर गाइडलाइंस आया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है। तो जो आपका टीम है बैंक का वो देखेगा कि भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फॉलोअप में यही होता है, फॉलोअप कंप्लाइंस में, कि जो भी ऑडिटर लिख के गया है उसको बैंक कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तभी वो रिपोर्ट क्लोज करेगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, रिव्यू द ऑडिट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई लेसन्स लर्नड एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंप्रूविंग फ्यूचर ऑडिट बेस्ड ऑन ऑडिट फाइंडिंग्स एंड इमर्जिंग थ्रेट्स, अपडेट द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क असेसमेंट टू रिफ्लेक्ट द करंट रिस्क एनवायरनमेंट। देखिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि जो आप हमारा ऑडिट प्रोसेस है और मान लीजिए जो ऑडिटर्स ने दिया, जो आप फॉलोअप कंप्लाइंस करते हो, ठीक है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। ठीक है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ऐसा तो है नहीं कि इस बार सारा आपने कंप्लाई कर लिया तो अगले बार जो है कुछ नया नहीं आए। हो सकता है कि चेकलिस्ट में कोई नया पैरामीटर आ जाए, फिर आप उसको कंप्लाई करोगे। और जब हम ऐसे ही कंप्लाई करते रहेंगे तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मान लीजिए आगे बढ़ रहा है तो आपका कंप्लाइंस का लेवल भी आगे जाएगा। ठीक है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो रोबस्ट होता जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या था, IAS ऑडिट के स्टेप्स थे। तो आप इस स्टेप को एक बार देखना, प्लानिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, कंट्रोल को इवेल्युएट करना, टेस्टिंग एंड एविडेंस कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग, फॉलोअप एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो ये इसका पार्ट था। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है ना, देखिए डिजिटल सिग्नेचर में 3-4 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पहले समझिए। पहला पॉइंट क्या है कि पहला क्वेश्चन हमेशा आता है कि हु इशूज डिजिटल सिग्नेचर। देखिए डिजिटल सिग्नेचर को जो इशू करता है वो करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो क्या क्या है, मैं पीछे में लिखा हुआ हूँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है 2-4 का। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी तो मान लीजिए प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट प्लेयर्स भी हैं, प्राइवेट प्लेयर्स ज़्यादा है। लेकिन आपको डिजिटल सिग्नेचर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कुछ भी बनाना हो तो आप साइन किए, वीडियो KYC कुछ कुछ होता है उसमें, ठीक है,
वीडियो केवाईसी करेगा, फिर फोटो लेकर के आपको, वीडियो आप ऑन करोगे 1 मिनट का रहता है, आप पैन कार्ड अपना फोटो, एक ऑथोराइजेशन फॉर्म, ये सब सारा कुछ होता है, फिर आपको रिकॉर्ड करके बनाना पड़ेगा। तो ये जो है वो कौन, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है ये करता है। अब इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कौन ये अधिकार देता है कि भाई तुम डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हो, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर बहुत बड़ी बात है, उसका जो डेटा स्टोरिंग होगा वो बहुत सेंसिटिव है, कि आपका डिजिटल सिग्नेचर से कहीं कोई कांड कर दिया आप तो पकड़े जाओगे। तो इसके लिए क्या है कि जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं, तो दे इशू लाइसेंस टू सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, दे इशू लाइसेंस टू द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, CCA इशू लाइसेंस टू CAs यानी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। और ये जो है वो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैसा है, तो IT एक्ट 2000 के बाद आया, क्योंकि उसके बाद जो डिजिटल एविडेंस जो है वो आने लग गया ना, तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए ये बना था, और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये राइट देता है कि यू कैन इशू डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अभी तक कोई इशू नहीं। नेक्स्ट आइए, देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल सिग्नेचर क्या है, तो एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, DGFT, डॉक्यूमेंट साइनर सर्टिफिकेट, SSL, TLS, ये सब बनाते हैं हम लोग। अब देखिए जब भी सिस्टम में सर्वर से सर्वर यदि टॉक करेगा तो हमको SSL TLS का ज़रूरत पड़ता है। शायद इसी को ना यूनिवर्सल साइनर भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल, ऐसे आप क्लास 2 बनाओगे ना तो 2-3-4 हज़ार में बन जाएगा। यूनिवर्सल बनाओगे तो ये महंगा पड़ेगा, 20,000 के आसपास पड़ता है एक बनाने के लिए। तो ठीक है, तो क्लास 1 जो है वो क्लास 1 आजकल यूज़ नहीं होता, ये बेसिक टाइप DSCs था। DSCs मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्लास 2 जो है वो आजकल यूज होता है, यूज फॉर फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दिस सर्टिफिकेट वैलिडेटेड द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट अ, देखिए आप जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम बैंकर है ना, उसमें हमको बस इतना ही पढ़ना है। ये तो पता चल गया कि CA इशू करता है, उसको राइट देता है CCA, और ये जो है वो IT एक्ट के अंदर आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ में क्या क्या है, तो बस इतना याद रखिए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ये जो है वो, और जैसे जैसे क्लास बढ़ रहा है ना 1, 2, 3, तो समझिए ना उसका जो वो स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल का जो है वो सिक्योरिटी मिलता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। DGFT क्या है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो DGFT जो है तो फॉरेन ट्रेड के लिए ये होता है, DGFT डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। डॉक्यूमेंट साइनर सर्टिफिकेट जो होता है वो सिर्फ साइनिंग डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट को डिजिटली साइन करने के लिए यूज होता है। ठीक है, SSL TLS है जो सिस्टम जब के लिए ना वहाँ पे हमें लेना पड़ता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, SSL और TLS, बस इतना ही याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द यूजर ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, मैं व्हाट नहीं लिखना चाहिए, हु आर द यूजर लिखना चाहिए। ठीक है ना, देखिए तो मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न में यूज़ होगा, टेंडरिंग, ऑक्शन में, कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग्स में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में, एंड गवर्नेंस सर्विसेज में। यहाँ पे डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करते हैं। आपके बैंक में जो कुबेर यूज़ होता होगा, ठीक है, वहाँ भी आप करते हो। CRR और SLR जो भरते हैं तो वहाँ पर भी डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। NPCI का सर्विसेज आप यूज़ करते हो कहीं भी, वहाँ भी यूज़ होता है डिजिटल सिग्नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर, जो मैं ऊपर में CAs की बात कर रहा था। CCA जो है वही CA को लाइसेंस देते हैं ना, इस CA को, और ये CA का एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा ट्रस्ट, DigiSign, मुद्रा लिमिटेड, पेंटागन साइन सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वेरासिस। तो ये सब जो है वो क्या है, डिजिटल मतलब ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं। ठीक है, अब क्या है कि वाई डिजिटल सिग्नेचर इज रीइशूड क्यों होता है, तो आप सब जानते हैं कि मान लीजिए कि वो एक्सपायर कर गया है। कभी कभी एक चीज़ और होता है कि क्लास 3 आप क्लास 1 यूज़ कर रहे थे, अब गवर्नमेंट का गाइडलाइन आ गया नहीं क्लास 2 ही यूज़ होगा, इस सिस्टम में नहीं होगा, तो आपको बनाना पड़ेगा। यदि उसका वैलिडिटी है तो भी आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सपायरेशन, दूसरा है कॉम्प्रोमाइज और सस्पेंडेड, कॉम्प्रोमाइज ऑफ द प्राइवेट की सस्पेंड हो गया है। यदि आपका यूजर डिटेल को चेंज करना, मान लीजिए यूजर चेंज हो गया, पहले ABC कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटर था, वहाँ पे उसका साइन यूज हो रहा था, अब ABC की जगह XYZ आ गया, वहाँ पे टेक्निकल अपडेट और चेंज इन क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड चेंज हो गया। तो रीइश्यूएंस इंश्योर दैट द डिजिटल सिग्नेचर रिमेन्स सिक्योर एंड वैलिड ओवर टाइम, मतलब कि स्टैंडर्ड्स बदल रहा है, कुछ चेंजेज हुआ तो चेंज करना पड़ता है। एक मैंने नोट लिख दिया यहाँ पे
जब भी डीएस को री इशू करते हैं, XYZ के नाम पे पहले से एक सिग्नेचर था क्लास 1, अब हम क्लास 2 कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो रिवोक हो जाता है ओल्ड सर्टिफिकेट को, ठीक है, रिवोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल इन IAS ऑडिटिंग, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल क्या होता है, देखिए ऑडिट ट्रेल का मतलब क्या है कि इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल चेंजेज एंड ट्रांजेक्शंस within an information system providing a chronological log of events। सबसे पहली बात क्या है, ट्रेल का मतलब क्या समझते हैं आप, एक ट्रेल, एक लॉग, कि जो जो भी काम उस सिस्टम में हुआ है उसको देख पाए कोई भी आदमी, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल लॉग ऑफ इवेंट्स। इन ऑडिटिंग दिस इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्शंस टेकन विद इन द सिस्टम, आइडेंटिफाइंग हु परफॉर्म्ड व्हाट एक्शंस एंड व्हेन, ठीक है, कि ऑडिट में तो ये पता रहना चाहिए ना कि कौन क्या एक्शन परफॉर्म किया। दिस लेवल ऑफ डिटेल इज एसेंशियल फॉर अकाउंटेबिलिटी, डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस और अल्टरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट लीडिंग टू एनी इशू और ब्रीचेज। और सेल्फ एक्सप्लानेटरी है देखा जाए ये लाइन तो, कि जरूरी है ना कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इस्टेब्लिश करेंगे आप, डिटेक्ट कैसे करेंगे कौन अनऑथराइज्ड एक्सेस किया है, कौन अल्टर किया है डेटा को। तो मान लीजिए जो यूजर, मान लीजिए एक सिस्टम है, मान लीजिए उस सिस्टम में 1 2 3 जिसका यूजर आईडी है वो भी कर सकता है, 4 5 6 जिसका यूजर आईडी वो करता है। अब मान लीजिए उसमें से कुछ किसी ने डेटा कॉपी किया, कुछ ऐसा काम किया जो अनऑथराइज्ड है, तो 1 2 3 मान लीजिए किया और 4 5 6 को तो नहीं करेंगे। तो जब 1 2 3 हुआ होगा तभी तो ऑडिट ट्रेल बना होगा ना, तो जब हम उसको ऑडिट ट्रेल को देखेंगे तो पता चल जाएगा हाँ 1 2 3 किया है, तो अकाउंटेबिलिटी प्रोसीडिंग्स जो है वो उससे आगे बढ़ेगा। तो ऑडिट ट्रेल समझ में आ गया कि जो क्रोनोलॉजिकल लॉग ऑफ इवेंट्स को ये बताता है, और ये जरूरी क्यों है, तो इसेंशियल फॉर अकाउंटेबिलिटी, डिटेक्टिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, अल्टरेशन, अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, तो ये सब के लिए ये जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉटम अप मेथोडोलॉजी इन सिस्टम ऑडिटिंग। बॉटम अप मेथोडोलॉजी इन सिस्टम, देखिए बॉटम अप मतलब क्या होता है ना, कि इट स्टार्ट्स विथ ऑपरेशनल और ट्रांजेक्शनल लेवल, ठीक है। और देखिए कभी कभी ना IAS ऑडिट में वो लोग करते क्या है कि वो टॉप अप से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वो आपके पॉलिसीज देखेंगे, हायर लेवल पे कंट्रोल्स देखेंगे, और कभी कभी जो बॉटम में अप्रोच होता है तो उसमें क्या करेंगे, वो फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे, फ्रंट एंड से स्टार्ट करेंगे, सिस्टम लेवल पे देखेंगे कि कोई पोर्ट ओपन नहीं है, एंटीवायरस है और सारा कुछ सब कुछ सही है मान लीजिए, और फिर उसके बाद ऊपर जाते जाते वो पॉलिसीज देखेंगे और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स देखेंगे। तो बॉटम अप मेथोडोलॉजी में क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्ट जो होता है वो ऑपरेशनल और ट्रांजेक्शनल लेवल से स्टार्ट होता है, और बाद में जाके हम लोग कंट्रोल्स और पॉलिसीज को देखते हैं ऊपर लेवल पे। This approach contrasts with top-down method that begins with a review of organizational control and policies. Bottom-up auditing is particularly effective in detailed technical analysis, ensuring that the foundational element of system are secure and functional as intended. ठीक है, बॉटम अप में देखा जाता है कि जो मान लीजिए जो बेस लाइन है, जो आपका एंड यूजर्स है, ठीक है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ठीक है। और जो आपका टॉप अप जो हमारा है, टॉप डाउन यहाँ पे है ना, टॉप डाउन और बॉटम अप, तो टॉप डाउन में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पॉलिसी से स्टार्ट करते हैं, और बॉटम अप में हम जो है वो ऑपरेशनल और ट्रांजेक्शनल लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्लास था, ठीक है। इसी तरह हम लोग और क्लासेज इसमें लाएंगे। इससे रिलेटेड हम लोग जो है रिकॉर्ड क्वेश्चन से 20 वीडियोज ऑलरेडी जो है वो ऐप में अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, रिकॉर्ड क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू डू नॉट हैव सब्सक्राइब येट। और आप टेलीग्राम चैनल हमारा जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो ऐप है वो एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म के लिए है। कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स अगेन।